अच्छा, वर्डप्रेस में हमारे पास प्लगइन्स जो यूज़ होते हैं, वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्लगइन जो होते हैं आपके पास एक फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, पर्पज़ इनका ये होता है। प्लगइन्स जो हैं, एक पीएचपी स्क्रिप्ट होती है आपके पास, पीएचपी की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है। स्क्रिप्ट क्या होता है, इसमें फंक्शनैलिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वर्डप्रेस में कोई फंक्शन परफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक प्लगइन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? और ये आपको क्या ऑप्शन दे रहा होता है, इससे इससे आपकी वेबसाइट जो है उस इंटरेक्टिविटी हो जाती है। मतलब आप अगर लेट्स सपोज़ कि अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करने हैं, तो आप उसके लिए एक प्लगइन यूज़ करेंगे। कोई भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स यूज़ करना चाह रहे हैं जिसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट की स्पीड को फ़ास्ट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको मैनुअल वे में ना करना च पड़े और आप उसके लिए फिर प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? प्लगइन्स आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? और आपके पास ये इनके ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप इनको डिफरेंट वेज़ में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आज हम कवर अप करेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज का जो मेन टॉपिक है वो प्लगइन कस्टमाइज़ेशन है, ठीक है? उसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्लगइन्स को फाइंड कैसे करते हैं, फिर इंस्टॉल प्लगइन कैसे होगा, उसके बाद प्लगइन्स की कंपैटिबिलिटी के हवाले से बताऊँगा। फिर देन प्लगइन को इंस्टॉल करने के कौन-कौन से मेथड्स हैं और क्या-क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। उसके बाद प्लगइन को फेवरेट करने से क्या एडवांटेज होगा और देन अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में प्लगइन्स अपडेट करने का इशू आता है आपको, लेकिन ये है कि अगर आपको सारा प्रोसीजर आइडिया हो तो देन आप उससे बच सकते हैं। तो उसमें फिर 3 टाइप्स हैं आपके पास अपडेट करने की, मैनुअल अपडेट कर सकते हैं, इनेबल ऑटोमैटिक भी कर सकते हैं और बल्क भी अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लगइन को अनइंस्टॉल करना हो तो क्या क्या किन फैक्टर्स को देखना चाहिए और क्यों प्लगइन अनइंस्टॉल करना कब ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताऊँगा। ट्रबल शूटिंग किस तरह से होगी? अगर प्लगइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी ट्रबल शूटिंग आप किस तरह से करेंगे वो भी मैं बता दूँगा, ठीक है? तो ट्रबल शूटिंग के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी सपोर्ट कैसे हेल्प करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, आप उसको सपोर्ट में जाकर कैसे रिज़ॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द प्लगइन। हमारे पास प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन जो है हमारे पास कोई भी पीएचपी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? स्क्रिप्ट होती है और ये किसी डेवलपर ने बनाया होता है, ठीक है? ये प्लगइन जो होता है आपके पास एक मार्केट प्लेस पे किसी डेवलपर ने वर्डप्रेस डेवलपर जो कंप्लीट फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर होता है, उसने पीएचपी लैंग्वेज जिनको आती होती है वो क्या करते हैं एक प्लगइन बना के वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में भी अपलोड कर देते हैं और वर्ड किसी थीम या वो एनवायरनमेंट जो होते हैं जहाँ पे परचेज़ सेल हो रही होती है मार्केट प्लेस वहाँ पे भी अपलोड कर देते हैं। तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको आपने फॉलो करना पड़ता है और जो डेवलपर होता है वो क्या करता है आपका प्लगइन जो होता है वो टेस्ट करके प्रॉपर सेफ टू यूज़ है या नहीं है, वो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जब अपलोड करता है तो उसको स्कैन किया जाता है और तब वो अप्रूव किया जाता है, ठीक है? सो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब प्लगइन इंस्टॉल करें तो आपने डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे थे इंस्टॉल करने के दौरान आप उसको देख रहे होते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स जो है उनका वर्डप्रेस किस तरह से लिंक कर रहा है, कोर के साथ कैसे लिंक कर रहा है, ठीक है? वर्डप्रेस में आप में जब प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो इसमें प्लगइन्स के साथ जो इसकी फंक्शनैलिटी होती है वो एम्बेड हो रही होती है और इसके साथ जो इसका पब्लिशिंग कंटेंट होता है वो आपके साथ इसका लिंक होता है और ये यूज़र्स को भी वो मॉनिटर कर रहा होता है। इसमें यूज़र्स का भी होता है कि डेटा जितना भी होता है वो वर्डप्रेस के कोर के अंदर आपके पास सेव हो रहा होता है, ठीक है? तो ये इस पर्पज़ के लिए भी ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्लगइन जस्ट ये नहीं है कि एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसका लिंकिंग जो है वो वर्डप्रेस का जो प्लगइन है, वो डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आपके साथ लिंक हो रहा होता है। तो इसमें आप जब वो आप यूज़ करते हैं वो आपके यूज़र के डेटा के साथ भी लिंक होता है और कंटेंट के साथ भी लिंक होता है। इस तरीके से आप इसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो प्लगइन्स की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस की प्लगइन की डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी में आप जाके उसको विज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टरीज़ में जो कैटेगरीज़ होती हैं वो टाइप्स कुछ दी गई हैं, ठीक है? जिसमें स्पैम कंट्रोल है। ठीक है? स्पैम कंट्रोल ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको आप ये उनकी मेन कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लगइन्स और भी आएँगे, ठीक है? जिसमें स्पैम कंट्रोल रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं। एसईओ आपको प स्पैम का आपको पता ही है, स्पैम क्या होता है? एसईओ आपको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होती है। आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं गूगल में, तो उससे रिलेटेड योस्ट एसईओ एक प्लगइन है, आप नोट डाउन कर लें, योस्ट एसईओ। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, योस्ट एसईओ। ये बहुत फेमस प्लगइन है जिसको आप यूज़ करके एसईओ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हैं। आपकी वेबसाइट अगर कोई भी बंदा आके यूज़र सर्च करे, तो वो नंबर 1 पोज़ीशन पे आ जाए, तो उसके लिए आपको योस्ट एसईओ
एक एसईओ एक पूरी एक फील्ड है जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और इसमें प्रॉपर आप ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। उसके लिए प्लगइन्स, डिफरेंट प्लगइन्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैंने आपको वो बताया। इसी तरीके से डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप अपनी वेबसाइट की माइग्रेशन करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, या अपनी वेबसाइट को डेटा को बैकअप लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ होगा। आप अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्लगइन यूज़ होता है वो वू कॉमर्स होता है, जो आगे चल के हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि वू कॉमर्स प्रॉपर प्लगइन है एक। वो अगेन देखें, इतना बड़ा प्लगइन है किसी ने बनाया है, वो इतनी इतनी मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसी तरह से पेज बिल्डर की अगर एग्जांपल दूं, तो एलिमेंटर इतना मेजर प्लगइन बन चुका है कि अगर आप जस्ट एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं तो आपको वर्डप्रेस या दूसरे प्लगइन सीखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसके अंदर ही पूरा एक लेआउट दिया हुआ है, और सारा फंक्शनैलिटीज और फीचर्स इतने ज़्यादा कर दिए गए कि आपको और चीज़ें सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एलिमेंटर अगर प्रॉपरली लर्न कर लें तो आप पूरी पूरी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है उसमें। तो प्लगइन्स का ये रोल है, ठीक है। अब सिक्योरिटी से रिलेटेड भी प्लगइन्स होते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने अपनी वेबसाइट में भी कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स यूज़ किए हैं जिससे आप अपनी आईपी ट्रेसिंग कर सकते हैं, नेटवर्क डीडोस अटैक जो आता है, या आप डिफरेंट एसएसएल प्लगइन्स जैसे मैंने आपको बताया था किस लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। कैशिंग आपको क्या होती है? कैशिंग ये होती है कि आपके पास लेट्स सपोज कि अगर आपकी वेबसाइट जो है स्पीड अप नहीं हो रही, तो उसमें कैशे एक ऐसा मेथड होता है कि वो क्या करता है कि जो आपकी वेबसाइट पे यूज़र आके वेबसाइट व्यू कर रहा है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को, तो वो व्यू कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसके ब्राउजर में कुछ कैशे स्टोर हो रहा होता है। जब वो कैशे आप क्लियर कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की कुकीज़ होती हैं या जो पासवर्ड्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये इसीलिए कैशे यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि आपकी जो वेबसाइट की टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट कर देता है आपके ब्राउज़र में, आपके ब्राउज़र के डेस्कटॉप में जहाँ पे वो सेव होता है, उसके फ़ोल्डर में जाके वो कैशे क्रिएट करता है। उस कैशे से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फ़ास्ट हो जाती है। जब फर्स्ट टाइम आप वेबसाइट विज़िट करते हैं उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है, और जब लेकिन आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम उसको विज़िट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो रही होती है। उस यूज़र्स के लिए ईज़ी हो जाता है, और वो वेबसाइट जल्दी लोड होती है, तो यूज़र आपका इंटरेस्ट उसका बना रहता है, ठीक है। तो कैशे इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट प्लगइन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। आपके पास स्पैम कंट्रोल है, एसईओ है, डेटा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपके पास प्लगइन्स होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके पास प्लगइन होते हैं, और कैशिंग से रिलेटेड ये कुछ कैटेगरीज इन्होंने दिए हैं सिंपल कैटेगरीज करके। आप और भी आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स आ रहे हैं डे बाय डे, आप देख रहे होते हैं इसकी डायरेक्टरीज में। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले आप प्लगइन्स को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आप देख लें कि प्लगइन्स को फाइंड कैसे, फाइंडिंग प्लगइन्स का मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से प्लगइन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन प्रोसीजर तो ये है आपके पास कि आप यहाँ से अपने डैशबोर्ड में जाएं, यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। इंस्टॉल में नहीं जाना, ना ही प्लगइन एडिटर में जाना है, जस्ट आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एक नया प्लगइन ऐड करना चाह रहे हैं। तो आपने ऐड न्यू पे जाना है, तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस में जो डायरेक्टरी आ रही है, ये वही डायरेक्टरी होती है जो यहाँ से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में यहाँ पे जाके विजिट करते हैं, ये प्लगइन जो ऊपर टॉप पे दिया है। तो इस तरीके से आप उनको विजिट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो प्लगइन आ रहा है वो सेम इधर भी वही प्लगइन आएंगे जो वहाँ पे आएंगे। तो आपने जब वर्डप्रेस में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं, रिमेंबर, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो आप यहाँ से प्लगइन अपलोड कर सकते हैं जो कि यहाँ से आपने डाउनलोड किया होगा। दूसरा प्रोसीजर मैं मेन जो अभी बताने लगा हूँ उसमें क्या है, लेट्स सपोज कि मैं कैशिंग से रिलेटेड हमने एक पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, अभी कैटेगरीज की देखी थी। तो मैं कैशिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी कैशे से रिलेटेड प्लगइन है वो टॉप के जो है वो नंबर वन पोजीशन पे आ रहे हैं। वो किस तरह से आ रहे हैं, वो एसईओ जितनी प्लगइन की आप जितनी अच्छी करेंगे वो उतना प्लगइन मार्केट में गूगल, अब ये वर्डप्रेस की मार्केट प्लेस है, यहाँ पे उतना ऊपर आएगा वो प्लगइन। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर होगा वो मैं आप इस टॉपिक में भी आगे चल के बताता हूँ किन चीज़ों का आपने देखना है, किन चीज़ों की बेस पे आपने वो इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे तो सारे देखें 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है, लेकिन एक प्लगइन ऐसा है जो 3 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इन पे कुछ चीज़ें फैक्टर कर रही होती हैं जिस बेस पे आप उन प्लगइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्लगइन जो है जितना ज़्यादा मतलब एक्टिवली इंस्टॉल होगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा उस प्लगइन को यूज़ करने के लिए। तो ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप प्लगइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्लगइन इंस्टॉल कैसे होता है, ठीक है। प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है तो आपने क्या करना है, जो प्लगइन आपने चूज करना है तो आपने सबसे पहले उसको व्यू करके चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे,
कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो आप उसको देखते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉल करते हैं। तो अभी इस तरह से है कि वो आप प्लगइन को क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। वो प्लगइन जिस तरह से अभी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है तो ऑलरेडी इसमें जो है एक्टिव शो कर रहा है, और वो भी डिसेबल हुआ हुआ है क्योंकि ये एक्टिव भी है, इंस्टॉल भी है। तो ये स्टेटस आपको आइडिया होना चाहिए कि प्लगइन के जो स्टेटस होते हैं वो आपके पास 3 होते हैं। एक तो आपके पास इंस्टॉल होता है, उसके बाद उसको आप एक्टिव करते हैं, और फिर थर्ड वन जो है वो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये प्लगइन के स्टेटस होते हैं जो आप उनको करंट एक्टिव स्टेटस से निकाल के, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्लगइन मेरी वेबसाइट में रहे, उसका डेटा रहे सेव, बट मैं उसको डीएक्टिव करके उसको बंद कर देता हूँ, उससे क्या होगा कि वो प्लगइन दोबारा यूज़ नहीं होगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा जब तक कि मैं अनलेस एंड अनटिल मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा। ये तो हो गया, इसकी स्टेट्स होगी, ठीक है। आप इसकी स्टेट्स होगी, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो प्लगइन बैकएंड में फोल्डर बनाना शुरू कर देगा। बैकएंड से मुराद आपकी फोल्डर की जो फाइल है, जहाँ पे डायरेक्टरी है सी पैनल में, या आप जो अपने लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं वहाँ पे एक ये फोल्डर बनाएगा, और वहाँ से आप जब इसको एक्टिव करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट में एक्टिव हो जाएगा और उसको आप यूज़ भी कर सकेंगे। जब तक वर्डप्रेस में प्लगइन एक्टिव नहीं होता आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बेशक वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। ये वर्डप्रेस की प्लगइन की मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं, ठीक है। अब आपके पास वर्डप्रेस की कंपैटिबिलिटी, अब जो वर्डप्रेस की जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो ये है कि जब आप इंस्टॉल करने लगें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि वो वर्डप्रेस का वो प्लगइन जो आप चूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स मैं आपको अभी साथ में बताता हूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि वो कंपैटिबल है या नहीं है वो आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ। वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल, यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन दे रहा होगा ये आपको बता देगा कि आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ ये कंपैटिबल है। लेट्स सपोज कि मैं नीचे एक ड्रॉप डाउन करता हूँ ना, ये देखिए ये नीचे इसीलिए आ रहे होते हैं, इनकी रैंकिंग इसीलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि ये अपने वर्डप्रेस की वेब अपने प्लगइन को अपडेट नहीं करते। अब ये देखें, ये 1 साल पहले किसी ने वर्डप्रेस का ये प्लगइन बना के उसको छोड़ दिया है और किसी ने अपडेट ही नहीं किया। अब ज़ाहिर है वर्डप्रेस का वर्जन नया-नया आ रहा होता है, उसमें नई-नई फीचर्स आ रहे होते हैं, तो उनके साथ कंप्लायंस करने के लिए आपको अपने प्लगइन को भी अपडेट करना होगा। अगर एज़ अ वर्डप्रेस डेवलपर हैं, प्लगइन डेवलपर हैं, तो आपने अपने वर्डप्रेस के अपने प्लगइन को भी अपडेट रखना होगा। तो ये देखें आपका ये वाला जो प्लगइन है, मैं इसको इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नंबर 1 रीज़न ये है कि ये अनटेस्टेड है, आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ ये टेस्टेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है। लेकिन ये इतना मेजर पोर्शन नहीं है, वर्क करेगा, बट आगे चल के ये कुछ ना कुछ पोर्शन में इश्यू करेगा। इश्यू इस तरह से करेगा कि आपके पास अपडेट सही तरह से नहीं आएँगी, या कुछ आगे चल के आपके पास इश्यू करेगा, ठीक है? या हो सकता है कि इसका प्लगइन का जो डेवलपर है, वो बाद में चल के आपको जब आपने इंस्टॉल कर लिया हो तो अपडेट आ जाए तो आपने अपडेट भी कर देना, और ये वो टेस्ट भी करके नई नई अपडेट जब लॉन्च करे तो उसमें वो टेस्टेड वर्ज़न के साथ लॉन्च करे, ठीक है? तो ये प्लगइन की कंपैटिबिलिटी आपने ज़रूर चेक करनी है। अब मैं फैक्टर्स बता देता हूँ। जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें फैक्टर कौन-कौन से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? वो हम देख लेते हैं। कंपैटिबिलिटी में ये देखिए मैंने आपको जो बताया ये कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है? कंपैटिबिलिटी ऑफ इंस्टॉल्ड प्लगइन, ठीक है? तो ये आपके पास ये नीचे वर्जन में जब अगर लेट्स सपोज़ कि अगर आपने इंस्टॉल कर भी दिए, तो प्लगइन के पेज के ऊपर जाके आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने वर्डप्रेस का एक नया वर्जन आ चुका है और आपके प्लगइन्स आप देखना चाह रहे हैं कि वो कंपैटिबल हैं या नहीं है, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, और वर्डप्रेस की नई अपडेट अब फिर आ चुकी है। आपको मैं बताऊँ, जो अब अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में जब वर्डप्रेस 5.9.2 किया था, अभी 5.9.3 आ चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्लगइन होंगे, वो अगर टेस्टेड नहीं होंगे तो इस तरीके का वार्निंग मैसेज आपके प्लगइन की डायरेक्टरी में आएगा। वो प्लगइन की डायरेक्टरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करके आप वहाँ से जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई प्लगइन ऐसा है जो करंटली उस वर्जन के साथ टेस्टेड नहीं है, तो ये इस तरीके से आपके पास एक वार्निंग मैसेज आएगा या अपडेट का मैसेज आएगा। ठीक है? तो वो आप उस तरीके से उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और उसको एक्टिव करके या अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मोस्ट रिकमेंडेड वे यही है कि उसको एक्टिव और डीएक्टिव करके दोबारा चेक कर लें, ठीक है? डेटा से कुछ नहीं होगा। अब आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लगइन इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था आपके पास 3 तरीके होते हैं वर्डप्रेस के प्लगइन को इंस्टॉल करने के। सबसे पहला जो तरीका है, आपके पास प्लगइन का ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन है। ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन में आपके पास क्या होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद आप अपलोड विया वर्डप्रेस एडमिन, आप वर्डप्रेस एडमिन से कैसे अपलोड कर सकते हैं, और थर्ड वन आपके पास जो ऑप्शन है
थर्ड वन आपके पास जो ऑप्शन है वो मैनुअली प्लगइन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप मैनुअली भी मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा कि प्लगइन को आप मैनुअली अगर आपने इंस्टॉल करना है तो क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन। तो आप वर्डप्रेस प्लगइन की ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन में जो नंबर वन जो प्रोसीजर है, आप सबसे पहले ये करेंगे कि आपने प्लगइन में जाना है, अपने डैशबोर्ड में आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। ये जो प्लगइन्स का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एडमिन में आ रहा है, ठीक है। एडमिन में आ रहा है, यहाँ पे आपने सबसे पहले उसमें जाना है और उसमें जाने के बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप एक वर्डप्रेस की जो प्लगइन की डायरेक्टरी होगी उसकी तरफ आप मूव कर जाएंगे और वहां पे आके जाके आपने जस्ट सर्च करना है। आप क्या करेंगे, जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो सर्च बार है वहां पे जाके आप कीवर्ड के थ्रू, ऑथर के थ्रू और टैग्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। शायद आपने ये चीजें नहीं नोटिस की होंगी बट ये है। आप लेट्स सपोज कि आप किसी ऑथर को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत अच्छा डेवलपर है वर्डप्रेस का, तो वो आप उस ऑथर के थ्रू या उस टैग के थ्रू सर्च करके उस प्लगइन को भी निकाल सकते हैं। या आप कीवर्ड, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कीवर्ड के थ्रू, गूगल में भी जिस तरह कीवर्ड यूज हो रहे हैं, तो ये 3 टाइप्स हैं आपके पास। एक कीवर्ड है, एक ऑथर है, एक टैग है। ये तीनों तरीकों से आप अपने वर्डप्रेस के प्लगइन्स को सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी नेम लिखेंगे आप जिसके अकॉर्डिंग आपको वो प्लगइन चाहिए, तो वो आप उस तरीके से सर्च करेंगे तो वो आपके पास वो प्लगइन आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, एक कीवर्ड है, ऑथर है और टैग है। ये आप सर्च करेंगे, इसके थ्रू भी आप सर्च करके अपने प्लगइन को क्या करेंगे, जब सर्च करेंगे आपके पास सामने आ जाएगा। उसको आप फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे, उसका पहला फेज होगा। देन आप उसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। जब आप इंस्टॉल और एक्टिव कर लेंगे वो प्लगइन आपके पास, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप अपलोड कैसे कर सकते हैं। अपलोड में मैंने आपको एक बताया था, एक वर्डप्रेस की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जो कि अभी मैं जिसको देख रहा हूँ यहाँ पे, ये ओरिजिनल वेबसाइट की वर्डप्रेस की वेबसाइट है। आपने कोशिश करना है कि और कहीं से प्लगइन नहीं डाउनलोड करना। आपने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट जो wordpress.org है, जस्ट यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है, ठीक है। ये जब आप इसके प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पे wordpress.org/plugins, यहाँ पे जाके ये मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ प्लगइन इंस्टॉल करने का, जिसको कहते हैं अपलोड दिया वर्डप्रेस वर्डप्रेस एडमिन, ठीक है। आप इसमें जो अपलोड कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, आप कोई प्लगइन सर्च करते हैं, कैशिंग की मैंने एग्जांपल दी थी तो मैं दोबारा कैशिंग ही सर्च करता हूँ। तो ये उसी तरीके से आपके पास प्लगइन आएगा, जो अगर लेट्स सपोज कि उस उधर आपको कोई इशू आ रहा है, उधर से प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप इधर से भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उस प्लगइन, लेट्स सपोज कोई भी प्लगइन मेरे पास अभी ये सामने जो आ रहा है, मैं CRM प्लगइन यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा ये करंट वर्जन के साथ टेस्टेड है 5.9.3, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ये चीज़ें भी जहन में रखनी है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इस प्लगइन को विजिट करूँगा, इसकी वेबसाइट, ठीक है। इसकी वेबसाइट को मैं जब विजिट करूँगा तो यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड से क्लिक करने से पहले मैं इसकी सारी वो चेक कर लूँगा कि ये कंपैटिबल है, इसकी रेटिंग्स कितनी है, और ये इसकी सपोर्ट कितनी अच्छी है, और ये प्लगइन कितनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आप पहले विजिट करके चेक कर लें इसके फीचर्स, देन आप उसको क्या करेंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड करेगा। रिमेंबर, जो वर्डप्रेस की थीम हो या प्लगइन हो, वो जस्ट एक जिप फाइल होती है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट नहीं करना। रिमेंबर, बेस्ट वे यही है कि एक्सट्रैक्ट ना करें, क्योंकि आप यहाँ से जाके जब उसको प्लगइन पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये जो अपलोड का मैं आपको सारा प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने इसको जिप फाइल में ही, फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की जो आप डायरेक्टरी से जो डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑलरेडी जिप फॉर्म में ही होती है, उसको जिप फॉर्म में ही रहने दें। और यहाँ से जाके उसको चूज फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे वो प्लगइन आपने डाउनलोड किया होगा, तो वहाँ से उसको आप पाथ दे देंगे। जब आप उसको पाथ देंगे तो वो क्या होगा कि वो उसको एक्सेस करके वो अपलोड होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक प्लगइन है, मे बी मेरे पास यहाँ पे एक कोई प्लगइन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास प्लगइन है इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करके इसको मैं यहाँ डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी में सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा,
अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम वेट कर लेते हैं कि ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम चूज फाइल करेंगे, जो भी डायरेक्टरी में जहाँ पे वो सेव होगा वहाँ पे उसको हम वो पाथ देंगे। ठीक है, पाथ देने के बाद अब लेट्स सपोज कि ये एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये इस नाम से सेव हो गया डाउनलोड्स में। अब मैं इसको डायरेक्ट जिप को ओपन करूंगा और यहाँ पे ये जिप आ जाएगी, या आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से लाके आप इस इधर ड्रॉप करेंगे, देन ये इस तरीके से भी वर्क करेगा। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा कि ये बैकएंड में इसका फोल्डर क्रिएट कर रहा है। अब ये जो ऊपर, आपने स्क्रीन को क्लोज नहीं करना, जब ये इंस्टॉल हो रहा है तो आपने टैब क्लोज नहीं करना। ठीक है, अब आप जब इसका टैब, ये जो बैकएंड में ये क्या कर रहा है, इसकी फाइल्स क्रिएट कर रहा है, इसकी स्क्रिप्ट को रन करके इसको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये जब इंस्टॉल हो रहा है फोल्डर्स बन रहे होते हैं, फाइल्स बन रही होती हैं, और जब ये फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं बैकएंड में, तो आपके पास फिर ये एक नई स्क्रीन अपलोड कर रहा होता है। वो नई स्क्रीन जो आपके पास आएगी वो आपको एक मैसेज देगी कि आपका प्लगइन जो है वो अनआर्काइव भी हो गए। अनआर्काइव से मुराद ये है कि आपका प्लगइन जो है वहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिए गए, फोल्डर के अंदर फाइल्स भी आ चुकी हैं। अब आप इस प्लगइन को एक्टिव करना चाह रहे हैं तो आप एक्टिव कर दें, नहीं तो आप वर्डप्रेस की जो प्लगइन की डायरेक्टरी है वहाँ पे व्यू कर दें उसको। ठीक है, तो करंटली आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, ये क्या कर रहा है, अनपैक कर रहा है इसको, फिर उसको क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, इंस्टॉल जब सक्सेसफुली हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। यहाँ से एक्टिव में क्लिक करूंगा तो वो प्लगइन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप प्लगइन की डायरेक्टरी जो है उसमें वापस जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं विया एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, एडमिन से आप कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने प्लगइन को, अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहा है या कुछ उसमें इशू आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो वो है एक एफटीपी। ठीक है, जो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने का प्लगइन को, वो विया एफटीपी है। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपके पास। उससे आप क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एक प्लगइन, एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे आप जो क्या कर सकते हैं कि फाइल जिला उसका नाम है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फाइल जिला सॉफ्टवेयर होता है, और वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको शुरू में दिया था। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का जो पर्पस है वो क्या है, एफटीपी है। ठीक है, एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि आप, लेट्स सपोज के, इसका पर्पस बता देता हूँ ये क्यों यूज होता है। एक तो ये प्लगइन अपडेट करने के लिए यूज होता है, नंबर वन। सेकेंडली, ये आपके पास एक ऐसी एक्सेस है कि लेट्स सपोज कि अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो अगर आपको अपना सी पैनल नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है, क्योंकि सी पैनल में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, पूरा एक हब होता है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वेबसाइट्स उसमें चल रही होती हैं। तो वो सी पैनल समटाइम्स न्यू फ्रीलांसर्स को या न्यू डेवलपर्स को वो प्रोवाइड नहीं करते। तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप क्लाइंट को बताएं कि वो आपको एफटीपी प्रोवाइड करे। एफटीपी में क्या होगा, वो आपको होस्ट देगा, होस्ट के साथ साथ आपको यूजर नेम प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड देगा और पोर्ट करेगा। ये जो एफटीपी का जो अकाउंट होता है ये क्रिएट करता है वो अपने सी पैनल में। रिमेंबर, ये जो अपने आपको जो एफटीपी प्रोवाइड करेगा, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ये जो सर्वर की जो डिटेल्स होंगी, ये यूजर जो क्रिएट करेगा एफटीपी का, तो ये आपको एक सी पैनल पे करेगा। अगर उसने क्रिएट नहीं किया हुआ तो वो सी पैनल पे करेगा, और यहाँ पे आपके वो आपको होस्ट होस्ट नेम देगा, साथ में यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा और पोर्ट नंबर दे देगा। पोर्ट नंबर 22 होती है या 23 होती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जब आप इस अपनी वेबसाइट के साथ एफटीपी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरी ये जो वेबसाइट है, ये करंटली टेक बियॉन्ड एकेडमी की जो वेबसाइट है, ये मेरे पास उस पे चल रही है, AWS पे चल रही है। ठीक है, अमेजोन के सर्वर पे चल रही है। ठीक है, तो अब आप, अब कोई भी सर्वर जिस पे काम कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने वहां जाके वो
FTP का जो है वो यूज़र बनाना है, ठीक है। जब आप FTP का जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है आपके पास, उसका जब आप यूज़र बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है, जब यूज़र बनाने के बाद आपने यहाँ पे आके होस्ट नेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। होस्ट नेम के बाद आपने यूज़र नेम उनको देना है, ठीक है। यूज़र नेम प्रोवाइड करने के बाद आपने वो पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा वो आप उसमें यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आप उसको एक पोर्ट असाइन करेंगे, ठीक है। वो पोर्ट आपको क्या करेगी कि वो जब आप करेंगे उसके बाद आपने क्विक कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपका क्या होगा, वो सर्वर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 डायरेक्टरीज़ आ जाएँगी। मैं करंटली एक आपको इसकी एग्ज़ाम्पल करके बता देता हूँ, आपको आइडिया भी हो जाएगा एफ़टीपी किस तरीके से करते हैं। मैं उस देखें, सर्वर अगर आप खुद बना रहे हैं और फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। अब सर्वर प्रोवाइडिंग कंपनी यही करती है कि आपको सारी चीज़ें ऑल इन वन एक पेज पे दे देती हैं। उससे आपको क्या होता है, आप कोई भी एफ़टीपी या कोई भी वो यूज़र जो है वो कनेक्ट करके यहाँ से उसको व्यू करके देख सकते हैं। तो मेरे पास करंटली जो प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर कोई एफ़टीपी अगर कनेक्ट होता है, यहाँ पे आपके पास स्टेटस आएगा कनेक्टिंग, जो भी आईपी जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जब उस स्टेटस के बाद आपको ये बताएगा कि ये कौन-सा सर्वर है, इसका यूज़र नेम क्या है, वो आपने यहाँ पे एंटर किया होगा। अगर ये कनेक्ट हो जाता है, तो सक्सेसफुल आएगा, अगर नहीं कनेक्ट होगा तो वो एरर देगा, ठीक है? जब आपके पास यूज़र नेम कोई भी यहाँ पे यूज़र क्लाइंट देता है आपको सी पैनल से, तो जब आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये डायरेक्टरीज़ आ जाती हैं। मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ, मैं लोकल होस्ट की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने यहाँ से जाके उस डायरेक्टरी को एक्सेस करना होगा और जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से जब क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास ये नीचे फाइल नेम एक्सेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी उस डायरेक्टरी को व्यू कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ़ काम कर रहे हैं। आपने सब जगह देखना है, ये केयरफुल रहना है कि हर जगह पे आपने एक फ़ाइल जो है जब आप ड्रॉप करेंगे, तो आपने मेक श्योर रखना है आप राइट डायरेक्टरी में हो, ठीक है? अभी मैं करंटली क्लास 2 में काम कर रहा हूँ, तो क्लास 2 में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि प्लगइन किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं अगेन रूट डायरेक्टरी पे जाता हूँ, अगेन बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्लास 2 पे क्लिक किया, तो उसके अंदर आपने क्या हुआ, डब्ल्यूपी कंटेंट में जाएँगे, जो कि आपके डायरेक्टरी जो है प्लगइन की, वो डब्ल्यूपी कंटेंट में होगी। डब्ल्यूपी कंटेंट के बाद आप प्लगइन के अंदर जब उसकी मेन डायरेक्टरी में चले जाएँगे, तो आपने क्या करना है, जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया होगा, जो ज़िप फ़ाइल जो आपने वेरिफाइड सोर्सेज़ से डाउनलोड की है, उसको आपने यहाँ से ड्रॉप करेंगे। यहाँ से इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है, मूव करना है। ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपके पास ये जो नीचे एक सेशन होगा वो एक क्रिएट कर देगा। करंटली ये लोकल कंप्यूटर में ही फाइल पड़ी हुई थी, इसने इसलिए अपलोड नहीं किया। लेकिन अगर सर्वर पे होगा तो यहाँ पे आपके पास ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, ये फाइल यहाँ पे अपलोड स्टेटस बताएगा, ये अपलोड हो रही है, ठीक है? जब अपलोड कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रीन आइकन है, ये अपलोड का बता देगा आपका प्लगइन अपलोड हो गया है। फिर आप क्या करेंगे कि इस तरीके से आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से इसको आप एक्सट्रैक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि प्लगइन जब आप अपडेट करेंगे तो फाइल एफ़टीपी आपको किस तरह से हेल्प करेगा। तो ये करंटली 1 मिनट रह चुका है, तो आप ये करें कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कर लें अपने पास, फाइलज़िला के नाम से है। मैंने आपको एक यूएसबी में एक सॉफ्टवेयर्स दिए थे, उसमें भी होगा, नहीं तो आप ऑनलाइन इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से जाके इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइलज़िला के नाम से एफ़टीपी है, ठीक है? फाइलज़िला। तो ये आप इंस्टॉल करें तो देन हम आगे मूव करते हैं प्लगइन्स की जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, अपडेट कैसे आप कर सकते हैं। है अगर आप यूज़र हैं ई-कॉमर्स के, तो वहाँ पे भी आप विश लिस्ट होती है आपकी, ठीक है? आप उसको चेक कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हार्ट आइकन एक होता है, हार्ट आइकन को आप इनेबल जब कर लेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो आपके फ़ेवरेट्स आइटम्स में शो होने लग जाती हैं, वो जो-जो आप फ़ेवरेट उसको कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से प्लगइन में भी इन्होंने फ़ेवरेट का ऑप्शन दिया हुआ है। लेट्स सपोज़ कि आप बार-बार रिमेंबर करने के बजाय उसको फ़ेवरेट में डाल दें, तो वो आपके पास जब आप उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएँगे, वहाँ से आप फ़ेवरेट्स में जाके उस प्लगइन को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टॉल हुआ है या एक्टिव है या डीएक्टिव है, जिस फॉर्म में भी है वो आपके पास वहाँ पे फ़ेवरेट के ऑप्शंस में आएगा। तो आप इसको सबसे पहले एक्सेस करने के लिए आपके पास वर्डप्रेस के आप जब किसी भी प्लगइन को जब व्यू करते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको फ़ेवरेट में चेक कर देंगे। उसकी जो उसका जो पेज ओपन होगा, लेट्स सपोज़ कि मैं
ये जो एक्टिव ये वाला जो स्पैम वाला प्रोटेक्शन वाला प्लगइन है, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको फेवरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका जो पेज होगा उसको मैं ओपन करूँगा। जब वो पेज ओपन होगा तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहा है ये फेवरेट्स का, तो ये आपके पास यहाँ से भी आ सकता है। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, लेट्स सपोज फॉर सम रीज़न प्लगइन का जो लेआउट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, तो आप क्या करें, यहाँ पे इसी प्लगइन का जो पेज होगा, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक पेज का पोस्ट लेआउट फॉर गुटेनबर्ग जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है। अब आई डोंट नो कि इन्होंने ऑप्शंस जो है वो चेंज कर दिए हैं, बट यहाँ पे आपके पास फेवरेट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसको आप वहाँ से टिक करके क्या करते हैं, यहाँ से हर्ट आइकन होता है। मैं एक जस्ट सेकंड में चेक कर लूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप फेवरेट्स में भी जाएंगे। जब आप फेवरेट्स में जाएंगे तो क्योंकि वर्डप्रेस अपडेट होता रहता है, तो अब आप अपडेट करना, अब लेट्स सपोज कि मैं जिस नेम से मैंने वो बनाए हुए हैं फेवरेट्स, उस यूज़र नेम से मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर वो आपके साथ कनेक्टेड है या नहीं है यूज़र, ये भी उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो न्यू इसकी अपडेट आई है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका फेवरेट्स में किस तरीके से आप पिन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। थोड़ा सा सर्च आउट करने का पड़ेगा, क्योंकि ये वर्डप्रेस की अगेन जो डिटेल्स होती हैं ये अपडेट होती रहती हैं, तो आपको ये अपडेट का ऑप्शंस मैं आपको सर्च आउट करके बता देता हूँ कि ये कहाँ पे इन्होंने जो है वो अभी सेव कर दिया। क्योंकि इससे प्रीवियसली इन्होंने जस्ट एक हार्ट का आइकन दिया होता था, वहाँ पे आप क्लिक करते थे तो वो प्लगइन उसमें आ जाता था। तो ये मैं आपको बता दूंगा इसमें कि ये किस तरीके से आप इसको फेवरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फेवरेट के आइकन यहाँ टैब्स में आ जाएगा जब उसको आप एक दफ़ा फेवरेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, बट हमने एक प्लगइन विजिट किया उसमें तो ये ऑप्शन नहीं था। हम विजिट कर लेते हैं माई फेवरेट्स में, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन भी कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम जो है वो इसका नो फेवरेट्स हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप दोबारा प्लगइन की डायरेक्टरी को विजिट करें। माइट बी पॉसिबल अब आएगा ऑप्शन, क्योंकि वो आपके यूजर्स के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। गॉट इट। तो ये जो आप जब तक वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं करेंगे ना wordpress.org में, तो जहाँ पे जाके आप उस प्लगइन को विजिट करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि ये गुटेनबर्ग एक ऐसा पेज बिल्डर है। वो तभी आपको कह रहा था यहाँ पे आप किस यूज़र से सर्च आउट करना चाह रहे हैं। मैं मेरा यूज़र नेम जो था मैंने उसके अकॉर्डिंग उससे सर्च आउट करूँगा जो यहाँ पे आ रहा होगा, और इस तरीके से यहाँ से मैं इसको हर्ट आइकन पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा कि मेरे फेवरेट्स सेक्शंस में डाल देगा इस प्लगइन को। वो मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल में जाके भी विजिट कर सकता हूँ। ये जो प्रीवियसली एक ऑप्शन आया था फेवरेट्स का, वहाँ पे भी यहाँ पे जाकर मैं इस लिंक को रिफ्रेश करूँगा, तो ये प्लगइन जो है मेरे फेवरेट्स में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो जो जिन जिन प्लगइन्स पे मैंने काम किया हो और मुझे इजी लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो मैं उनको फेवरेट कर दूंगा और उनको मैं आगे री यूज़ भी कर सकता हूँ इस तरीके से। क्योंकि डायरेक्टरी बहुत बड़ी होती है और प्लगइन्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और प्लगइन्स याद भी नहीं रहते इतने ज़्यादा प्लगइन, क्योंकि मैंने तो अगर यूज़ किए हैं तो इसमें इतने ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ किए हैं, मुझे नहीं याद कि कौन सा प्लगइन जो मैंने यूज़ किया है। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उस प्लगइन को फेवरेट कर दें। उससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग टर्म में उसको बार बार यूज़ करेंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसको क्या करेंगे, फेवरेट कर दें, और आप अपने फेवरेट सेक्शन में जाके वहाँ से आप अपना जो भी प्लगइन आप जिसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये चीज़ें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वर्डप्रेस का जब वर्जन अपडेट होता है तो ये इसकी काफ़ी चीज़ें अपडेट ये होती हैं कि सम टाइम वो एक लोकेशन पे आ रही होती हैं, तो न्यू वर्जन में वो लोकेशन उनकी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सर्च आउट करके भी आप देख सकते हैं, या आप टेस्ट करके खुद चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्लग इन अपडेट पे आ जाते हैं, ठीक है। प्लग इन अपडेट कितने तरीक़ों से होते हैं? 3 तरीक़ों से प्लगइन्स जो हैं वो आपके पास तकरीबन 3 तरीक़ों से आपके पास वर्डप्रेस के प्लगइन जो हैं वो अपडेट हो सकते हैं। एक मैन्युअली डैशबोर्ड से आप कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक्स में
कि ये वाइट स्क्रीन जो आपके पास डैशबोर्ड आ रही होती है वो आप यहाँ से भी एडमिन में जाके यहाँ से डैशबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे, ये जो लेफ्ट पे आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास ये जो स्क्रीन आ जाएगी ये डैशबोर्ड होगी, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ये जो अपडेट्स आ रही होंगी डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे ये जो नीचे अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो अपडेट्स डैशबोर्ड के अंदर आ रही हैं, ये देखें डैशबोर्ड का पार्ट है ना, ये डैशबोर्ड ओपन हुआ और ये इसके अंदर ये दो ऑप्शन है, होम एंड अपडेट्स। अपडेट्स के अंदर जाएंगे तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जितने प्लगइन्स जो आउटडेटेड हैं ये आपको बता देगा कि आप इनको अपडेट करें। तो जब आप इन प्लगइन को मैन्युअली यहाँ से अपडेट करेंगे तो वन बाय वन भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप सबको एक ही दफ़ा चेक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। आप वन बाय वन भी इसको अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अनचेक कर देता हूँ सबको और सिर्फ इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, वर्डप्रेस के प्लगइन को अपडेट करेगा। अब ड्यूरिंग अपडेट ये टैब क्लोज नहीं होना चाहिए, अगर क्लोज हो जाता है, लेट्स सपोज ये क्लोज हो जाता है, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको देता हूँ। उससे ये होगा कि इसका मेंटेनेंस मोड ऑन हो जाता है। क्या होता है, जब आप प्लगइन अपडेट करते हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप अगर लाइव वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसे टाइम में करें कि वो ऐसे टाइम में करें कि वो आपका टाइम ऐसा हो कि जब आपका यूज़र विजिट ना कर रहा हो, ठीक है। तो उस यूज़र के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको विजिट करके चेक कर ये देख लें। लेट्स सपोज कि मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक प्लगइन अपडेट कर रहा हूँ तो यूज़र आपके प्लगइन जब अपडेट होता है तो मेंटेनेंस मोड ऑन होता है। तो मेंटेनेंस मोड जब ऑन होता है तो आप इसमें ये चीज़ें नहीं चेक कर सकते कि आपके पास तो उनकी जो आप क्या कर सकते हैं कि आपने मेंटेनेंस मोड जब ऑन होता है तो वेबसाइट ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है तो आप क्या आपका क्या होगा कि आप उसको यूज़र जो होगा वो यूज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है। मैं वो आपको ऑन करके भी बताता हूँ। लेट्स सपोज अभी मैंने इसमें क्या स्टेट्स आएंगे, सबसे पहले मेंटेनेंस मोड ऑन होगा कि भाई इस वेबसाइट में मेंटेनेंस चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये अपडेट होना शुरू होगा प्लगइन, जब तक ये मेंटेनेंस मोड ऑन नहीं होता ये अपडेट नहीं होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जब अपडेट फुली हो जाएगा, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग अपडेट ही आपने टैब क्लोज कर दिए तो उससे इश्यू एक आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जब प्लगइन अपडेट हो रहा है तो प्लगइन अपडेट होने के दौरान जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद ये मेंटेनेंस मोड डिसेबल होगा, उसके बाद ये आपके पास ये पेज आएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा अपडेट्स पे जाता हूँ तो देखना यहाँ पे अपडेट 7 आएंगी, ठीक है। एक प्लगइन मैंने अपडेट कर दिया है, यहाँ पे अपडेट्स में है वो 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो अपडेट्स आ रही होती हैं ये डैशबोर्ड के अंदर आएंगी और आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और बल्क अपडेट भी कर सकते हैं। बल्क अपडेट आप ना करें, एक एक प्लगइन से करें, एक एक प्लगइन को अपडेट करें। उससे ये होगा कि अगर प्लगइन में इशू आता है तो आप उस प्लगइन का आपको पता होगा। अगर आप बल्क अपडेट करेंगे तो आपने बैकअप लेके करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इश्यूज आ जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपने ऐसा प्लगइन यूज किया हुआ है जो कि लाइसेंस नहीं है या उसमें कोई इशू आ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ करें कि उसमें उसको आपने सेफ मेथड से यूज़ करना है। वो सेफ मेथड भी बताऊंगा, बट अभी जो है आपको मैं ये बता रहा था कि आप जब अपडेट कर रहे होते हैं अपडेट की जर्नी के दौरान अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं तो क्या इशू आता है। मैं लोकल होस्ट पे चेक करूंगा, देखिए मैं अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे ये टेस्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने लोकल होस्ट में जो मैंने वेबसाइट टेस्टिंग के लिए बनाई है, टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सीखने के लिए, वहाँ पे जाके मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये प्लगइन अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर रखना है कि आपने जब अपडेट करते वक्त आप जब बंद कर देते हैं उसको तो एक वाइट स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अब जब वो वाइट स्क्रीन आती है तो आपने क्या करना होता है कि एक आपके पास एक फ़ाइल क्रिएट होगी, वो मैं आपको लोकल होस्ट में जाके बताता हूँ कि आपने उसको किस तरीके से ज़ैम्प में जाके, एचटीडॉक्स में जाके और क्लास 2 में जाके यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट होती है। जब आप प्लगइन अपडेट करते हैं तो एक मेंटेनेंस मोड की एक फ़ाइल क्रिएट होती है। तो अगर आपका वो क्लोज़ हो गया है, लेट्स सपोज़ कि अब ये मैंने डैशबोर्ड में आया हूँ, तो अब मैं अपडेट कर रहा हूँ एक प्लगइन को, ठीक है। ये मैं अपने लोकल होस्ट में हूँ, मैं प्लगइन को अपडेट करूँगा, ये इश्यूज़ मेरे साथ आ चुके हैं तो मैं इससे आपको बता रहा हूँ। अगर मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज अपडेट होने के साथ साथ ही अच्छा ये तो अपडेट हो ही नहीं सकता,
मैं एलिमेंटर के साथ ये ट्राई करता हूँ। जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो इसके दौरान ही मैंने ये टैब क्लोज कर दिया है। अब मैं जब दोबारा उसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ जिसमें मैं काम कर रहा था, तो इसमें क्या होता है कि अभी अपडेट तो ये हुआ नहीं है, थोड़ी सी देर इसको अपडेट इस तरह से होता है कि जब आप इसको अपडेट करते हैं यहाँ पे, तो इसके दौरान ही आप मेंटेनेंस मोड जब डिसेबल नहीं हुआ आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। आई गेस कि अभी इसको ये इशू क्रिएट करना चाहिए, यस। अब ये आपके पास ये इशू आ रहा है, ये आता रहेगा और ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट में नहीं जा सकते। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या कह रहा है कि स्केड्यूल मेंटेनेंस हो रही है। अब आप अपने डैशबोर्ड को ही एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से आप अपने, ये देखें अब मैं वीपी -एडमिन भी लिख रहा हूँ ना, तो तब भी मेरे पास ये डैशबोर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आ भी जाता है तो वो क्या हो गया, अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। अगर ये आपके पास आ भी रहा है तो वो या तो अपडेट हो चुका है, अगर नहीं भी आ रहा था तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एक डॉट, जिस तरह एच डी एक्सेस की फाइल बनी इसी तरह मेंटेनेंस की फाइल बन जाएगी, उसको आपने डिलीट कर देना है। अगर आप स्टक हो गए हैं तो आपने क्या करना है, मेंटेनेंस फाइल को डिलीट कर देना है, देन आप उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब करंटली वो देखें, वो अपडेट तो हो चुका है, लेकिन ड्यूरिंग अपडेट वो ये कहता है कि आप बैकअप ले लें। अगर आप बैकअप नहीं ले रहे तो इसमें क्या करें कि इसको जब आप अपडेट करेंगे तो ड्यूरिंग अपडेट अगर आपके पास मेंटेनेंस मोड में स्टक हो जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाके उस फोल्डर के अंदर मेन डायरेक्टरी में, वर्डप्रेस की जो मेन डायरेक्टरी होगी उसमें यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेगा, उस फाइल का नाम होगा डॉट मेंटेनेंस मोड। वो आपने डिलीट करेंगे तो आपका वेबसाइट जो है वर्किंग में आ जाएगी। तो ये इशू आता है आपके पास, ठीक है। इसको रिजॉल्व ऐसे करते हैं। अगेन हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास था, किस तरीके से आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट में मैंने सबसे पहले आपको ये मैनुअल वे में बताया था कि डैशबोर्ड से कैसे अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा मेथड है वो आपके पास क्या है कि आप वर्डप्रेस के यहाँ से प्लगइन्स में चले जाएं और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करें। किस पे? प्लगइन्स में जाके आपने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने प्लगइन आउटडेटेड होंगे उनके नीचे एक वार्निंग मैसेज आ रहा होगा या एक अपडेट का मैसेज आ रहा होगा। जब आप इसके अपडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपडेट नाउ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपडेट करना शुरू कर देगा। ये प्लगइन क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं रिफ्रेश करूंगा, पहले ये 6 अपडेट्स थी, अभी ये यहाँ पे 5 आ जानी चाहिए, बट अगेन कुछ अपडेट्स जो हैं वो इसकी बैकएंड में भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कुछ और प्लगइन्स को भी अपडेट करता हूँ। डायरेक्टली प्लगइन को कभी भी अपडेट नहीं करना, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि स्पेशली पेज बिल्डर को, बाकी तो आप कर सकते हैं। जो फ्री फ्री प्लगइन है, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप जो फ्री प्लगइन्स हैं उनको डायरेक्टली अपडेट कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपके पेड प्लगइन्स हैं, अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आप उनको डायरेक्टली अपडेट ना करें। उसके लिए ये प्रोसीजर है कि फाइलज़िला के सॉफ्टवेयर में आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके यहाँ से जो आपके पास जो ओरिजिनल फोल्डर है, जो अपडेटेड फोल्डर है, जो वर्डप्रेस जो प्लगइन आपके पास अपडेटेड पड़ा हुआ है, उसको आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ये एक प्लगइन है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ। तो इसका जो एक फोल्डर बनेगा आपके पास वाटर स्पोर्ट के नाम से, लेट्स सपोज कि मैं ये एक प्लगइन है, एच डी डॉक एक प्लगइन है, लेट्स सपोज एज्यूम कर लें एक प्लगइन है। इस प्लगइन को मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा इस तरीके से फाइल जिला के ऊपर। तो यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैं उस फोल्डर के ऊपर ड्रॉप करूंगा। वो क्या करेगा, कस्टमाइजेशन लूज नहीं करेगा, जस्ट उसकी फाइल्स अपडेट कर देगा। क्लियर? फाइल जिला एफटीपी से जब आप कनेक्टेड होंगे, तो अगर आप चाह रहे हैं कि जो लाइसेंस वर्जन नहीं है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कस्टमाइजेशन लूज ना हो, कस्टमाइजेशन लूज होने से बचने के लिए आप एफटीपी को यूज करते हुए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल जिला को यूज करते हुए, आप अपने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन की जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपने यहाँ पे ड्रॉप करना है। इस तरीके से आपका डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास तरीका है कि अगर आप डेटा लॉस नहीं करना चाह रहे, तो ये अभी करंटली हमारे पास सेकंड वे है कि आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस तरह से अपडेट नाउ पे क्लिक कर दें तो ये आपकी अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। ये जब तक अपडेट हो रही है, अब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करें तो ये मेंटेनेंस मोड ऑन होगा। वो मेंटेनेंस मोड का भी मैंने आपको बता दिया।
तो आपने मेक श्योर रखना है कि जो पेज बिल्डर की जो अपडेट्स हैं उनको आपने बहुत केयरफुली करना है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। उससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा। यहाँ से अपडेट करेंगे तो डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास मैंने अपडेट में बताया था कि एक प्लगइन पेज से, अभी जो जिस तरह से मैंने अपडेट करके बताया था, ये प्लगइन पेज से अपडेट होता है, ठीक है। अब आपके पास ऑटोमेटिक, आप चाह रहे हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है आप बार बार अपडेट करें, तो जो फ्री फ्री रिमेंबर, जो आपने क्रैक या जो आपने उनके अलावा अपडेट्स ऑन कर देनी है जो आपके पास वेरीफाइड सोर्सेज से आ रहे हैं, और आपने प्लगइन को भी स्टडी करना होगा कि इसकी प्लगइन की अपडेट्स में कस्टमाइजेशन लूज तो नहीं हो रही। ये आपका काम बनता है एज अ डेवलपर। आप उस प्लगइन के बारे में सर्च करेंगे नेट पे, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि ये अपडेट्स डायरेक्टली करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कि ये प्लगइन जो है मुझे ज़्यादा जो यूज़ होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये मुझे पता है कि ये इसकी कोई इश्यूज़ नहीं आता, ठीक है। तो ये मैं इसको ऑटोमेटिक अपडेट्स इसकी इनेबल कर देता हूँ। या जो फ्री वर्जन्स के जो प्लगइन्स हैं उनके भी आप अपडेट कर दें इनेबल, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई अपडेट आएगी ये ऑटोमेटिक इनेबल होंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे बार बार वेबसाइट विजिट करके चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एलिमेंटर को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है एलिमेंटर में इश्यूज आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी प्लगइन्स हैं उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी ऑटोमेटिक इनेबल कर दी। अब ये क्या करेगा कि 7 घंटे बाद खुद ही इसकी अपडेट कर देगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपने लाइसेंस परचेज किया हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट कर दें। अब इतना ज़्यादा वर्डप्रेस जो है वो एडवांस हो रहा है कि इसमें ये जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स आपकी इंस्टॉल कर देगा, जो भी आपकी वर्डप्रेस की प्लगइन्स की अपडेट्स आ रही होंगी, ठीक है, प्लगइन अपडेट आ रही होंगी। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है बल्क अपडेट का। बल्क अपडेट आपके पास जो आती है वो आपके पास डैशबोर्ड में आती है, डैशबोर्ड में अपडेट्स में आएगी, ठीक है। या आप अगर प्लगइन्स में भी जा रहे हैं तो अपने अपडेट्स पे अपडेट अवेलेबल पे भी क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बल्क अपडेट का मुराद ये है कि आप यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे और अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये सबको अपडेट इकट्ठे कर देगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, टाइम तो बचत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने एनालाइज करना है। आपने सारे प्लगइन्स को एनालाइज करके बल्क अपडेट करना है, ठीक है। जब आप चेक करें कि इसको ऑप्शन को चेक करके अपडेट पे क्लिक करेंगे, इकट्ठी इकट्ठी अपडेट्स जो होंगी वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो वन बाय वन, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और यूज़र्स के लिए भी ठीक नहीं है। यूज़र इतना वेट नहीं कर सकता कि इतना लंबा आपका मेंटेनेंस मोड ऑन हो जाए अपनी आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप एक एक प्लगइन को अपडेट करें, या प्लगइन को अपडेट करने से पहले आप बैकअप पूरा ले लें। बैकअप से क्या होगा, आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अगर कोई लेट्स सपोज इशू आ जाता है, आप बैकअप आपके पास है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अब अनइंस्टॉल के देखते हैं किस तरह से अनइंस्टॉल करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लगइन्स में जाना है, ठीक है। प्लगइन्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि उस प्लगइन को आप अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। अनइंस्टॉल से मुराद, आप उसको सबसे पहले डीएक्टिव करेंगे। जब आप डीएक्टिव करेंगे तो आपसे ऑप्शन भी पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप डीएक्टिव कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से प्लगइन वाइट वाइट स्पेसेस के साथ आ रहा है। अगर वो एक्टिवेटेड है तो वो ब्लू स्पेसेस के साथ आएगा, अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो वो वाइट स्पेसेस से डिफरेंशिएट करने के लिए कि यार ये प्लगइन अपडेटेड एक्टिवेटेड नहीं है। तो अनइंस्टॉल इस तरह से कर सकते हैं कि आपने डीएक्टिव करके उसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, देखें कि आपका जो इसका डेटा है वो भी साथ में चला जाएगा। आर यू श्योर? जब आप ओके करेंगे तो चला जाएगा, नहीं करेंगे तो आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका डेटा सेव रहेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है इसको, ये इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसका फोल्डर भी डिलीट हो गया। सम टाइम ऐसे भी होता है कि फोल्डर नहीं भी अपडेट डिलीट होता है, तो आपने क्या करना होता है, उसके सी पैनल में या लोकल होस्ट में जाके आपने उसके फोल्डर को डिलीट करना होता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप दोबारा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो इशू जो होता है डिलीट करने से अगर नहीं जा रहा तो आप उसका फोल्डर डिलीट करें, ठीक है। ये तो अनइंस्टॉल में आ गया। अब आपके पास क्या है कि एक तो अगर वंस आपने डिलीट कर दिया तो आपके पास वो प्लगइन जो है वो उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो आपका है ट्रबल शूटिंग का, ठीक है। ट्रबल शूटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग
होती क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो ट्रबल शूटिंग में आपके पास जो सबसे मेन जो चीज़ है, आपने डायग्नोज कैसे करना है। लेट्स सपोज कि अगर कोई मरीज आता है डॉक्टर के पास, वो क्या करता है कि उसको पहले सबसे पहले ट्रबल शूटिंग से डायग्नोज करता है। उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डायग्नोज करेगा। उस डायग्नोज करने के बाद जो कितना वो सवेयर है कि नहीं है, उसकी बेसिस पे उसको मेडिसिन या उसको चेकअप या फर्दर आगे असिस्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर वर्डप्रेस में प्लगइन में अगर आपके पास इशू आ गया है, तो आप उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे, ठीक है। एक तो इशू मैंने ये बताया था कि आपके पास मेंटेनेंस फाइल अपडेट, जब आप अपडेट करते हैं तो मेंटेनेंस मोड ऑन हो जाता है, तो वो आप उसको इशू करते हैं। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास इशू आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, रिमेंबर मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में इशू आ रहा है, मैं प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उसके अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा। व्यू डिटेल पे मैं उस प्लगइन की क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं ऑथर देखूंगा कौन है। ऑथर कौन है, टाका यूकी, ये जो भी इसका नाम है, ये बंदा, इसने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जैपनीज है, इसने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बनाया है। तो मैं इसको कॉन्टैक्ट करूंगा, या इसकी जो टीम होगी या रेलिवेंट सपोर्ट की टीम होती है वहां पे जाऊंगा। या यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर वो पेड प्लगइन होगा तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। या जहाँ से आपने थीम या आपने जो प्लगइन परचेज किया है, लेट्स सपोज कि मैंने अवाडा थीम जो है वो परचेज किया है, तो अवाडा की जो अपडेट्स होंगी वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जहाँ से मैंने अवाडा परचेज किया है, ठीक है, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स आपके स्पोर्ट आ रही होगी कि आप आ, उस क्या कह सकते हैं कि आप उस प्लगइन की या उस थीम की सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। अगर आपने परचेज किया होगा, यहाँ से आप इसके सपोर्ट के टैब में जाएंगे और वहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो टिकट जनरेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यार ये मैंने प्लगइन खरीदा था या ये मैंने थीम खरीदा था, इसमें ये इशू आ रहा है, काइंडली हमारी हेल्प करें। इसमें आप पहले तो आप गूगल पे सर्च करें, ऑलरेडी उससे रिलेटेड आपको स्टैक ओवरफ्लो, कोरा, इन पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं सर्च करता हूँ कि मेरे पास एक इशू आ रहा है, मेंटेनेंस मोड इशू, मेंटेनेंस मोड वर्डप्रेस प्लगइन इशू। मैं ये सर्च करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास जो वेबसाइट्स आएंगी, एक तो वीपी बिगनर आएगी और कुछ वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, तो ये आपको बता देगा कि ये इशू किस वजह से आता है। तो आप सर्च करके भी ये इसको एरर को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और ये देखें जैसे यहाँ पे भी ये मेंटेनेंस की फाइल को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप उसका इशू निकाल सकते हैं। अगर आपको नेट पे अवेलेबल नहीं है वो इशू, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप उसके थीम फॉरेस्ट में जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि जिसने थीम बनाया है, जिसने प्लगइन बनाया है, उसको कांटेक्ट करें। उसका मेथड ढूंढें कि वो, उनकी अपनी वेबसाइट बनी होगी क्योंकि वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस ने बनाया होगा या किसी कंपनी ने बनाया होगा। उधर जाके आपने अपने वर्डप्रेस, अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो आप उसको डिटेल प्रोवाइड करें, भाई मैंने ये ख़रीदा है, ये इसकी लाइसेंस की है। तो वो लाइसेंस की के बाद आप एक टिकट जनरेट करेंगे, तो उनका एक्सपर्ट नुमाइंदा जो होगा वो आपको हेल्प करेगा आपका इशू रिजॉल्व करने में। ये होगी इसकी ट्रबल शूटिंग, ठीक है। आप यहाँ से इसके सपोर्ट में जाएंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं इसके प्लगइन में wordpress.org पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं wordpress.org/plugins में जाऊँगा क्योंकि मैंने एक प्लगइन्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जाने के बाद अगर जो अच्छा प्लगइन होगा उसकी सपोर्ट लाजमी अवेलेबल होगी। जब आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देखें तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपका टाइटल क्या है, आपके वेबसाइट का लिंक क्या है, और आपका मैसेज क्या है, और आप टैग्स कौन से यूज़ करके बताना चाह रहे हैं कि इशू क्या है। और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये जो टॉपिक, ये जो फॉर्म होगा, ये उनके पास चला जाएगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे वर्डप्रेस में लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, wordpress.org पे, ठीक है, और किसी वेबसाइट पे जाके नहीं करना। मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि जो ओरिजिनल वर्डप्रेस की प्लगइन की जो वेबसाइट होगी उस पे जाना है या थीम पे जाना है, और वहाँ से जाके आपने इसको सबमिट करना है जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा। देखें इसने यहाँ पे ये बताया हुआ है, इसके ऑथर को भी सर्च करके और रेजोल्यूशन यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड भी मैं आपको बता दूं
अगर आपके प्लगइन में कोई इश्यू आ रहा है, आप क्या करें, उस प्लगइन को डीएक्टिव करके दोबारा एक्टिव करें। मैंने क्या बताया कि आप प्लगइन्स में जाके, इंस्टॉल प्लगइन में जाके उसको एक्टिव करके, उसको डीएक्टिव करके फिर एक्टिव करें। तो माइट भी पॉसिबल कि कोई कनेक्टिविटी इशू होता है या फाइल्स प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुई होती, तो वो इस तरीके से रिजॉल्व हो जाती हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक आपके पास एक इश्यूज आते हैं जो आपके पास, आपको नहीं पता कि वो इशू किस वजह से आया है, ठीक है। तो वो एडवांस टॉपिक है। उसमें इस तरह से होता है कि आप हिट एंड ट्रायल आप नोट कर लें। हिट एंड ट्रायल एक मेथड है, उसको आप यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास वर्डप्रेस में एक इशू आ गया है, मुझे नहीं पता वो किस वजह से आया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले WP कंटेंट में जाऊँगा। तो अब मुझे नहीं पता या वो प्लगइन से आया है या थीम से आया है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको फोल्डर को रीनेम कर दूंगा। मैं प्लगइन को करूँगा क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज प्लगइन से आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीनेम करूँगा। रीनेम करने से क्या होगा कि अगर वो वेबसाइट चल पड़ती है, इट्स मीन कि वो प्लगइन्स में इशू है, अदरवाइज वो थीम में इशू होगा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लोकल होस्ट में मैंने क्या किया था, प्लगइन्स को वो क्या किया, उसका फोल्डर रीनेम कर दिया था। अब उससे सारे सारे प्लगइन्स जो हैं वो डीएक्टिव हो गए हैं। क्या हो गए हैं, प्लगइन्स नहीं चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी प्लगइन नहीं आएगा। ये देखें, मैंने जस्ट रीनेम किया है, यहाँ से सारे प्लगइन्स हट चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको अगेन अंडरस्कोर, इसकी जो आगे मैंने लगाई है वो मैं कर देता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि वर्डप्रेस हायरार्की होती है और ये एक मेथड को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे मैं इसको करूँगा, दोबारा जाके चेक करूँगा तो वो इनेबल हो जाएंगे सारे, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि करंट स्टेटस अभी उनका डीएक्टिव हो चुके हैं सारे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्लगइन में जो इशू आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अगर वो प्लगइन से इशू आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा वो प्लगइन का। फिर आप क्या करेंगे, जब डायग्नोज हो जाएगा ये, अच्छा ये वर्डप्रेस के प्लगइन से इशू आ रहा है, तो फिर आप एक एक को इसी तरह से रीनेम करके चेक करेंगे। एक्टिव डीएक्टिव, रीनेम करने से एक्टिव डीएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं खुल रहा तो बैकएंड में आप इस तरीके से करेंगे। तो करंटली मैं सबको एक्टिव कर देता हूँ, मैं बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। मेरे मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि टाइम का मैं आप यहाँ से अनचेक करता हूँ और एक्टिव करके अप्लाई करूंगा, ये सारे प्लगइन एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर। ये बल्क वाला भी कवर हो गया इसमें। तो अब ये इस तरीके से आप ट्रबल शूटिंग अपने प्लगइन्स की या वेबसाइट्स की कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन मैनेजमेंट आप अगेन उसके प्लगइन्स के अंदर ही जाके प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे आप अगर बाकी डिटेल्स देखेंगे वो आप देख सकते हैं। तो आज हमने जो है वो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ओवरव्यू देखा था वीपी बेकरी का, ठीक है। और लेआउट का मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक लिंक भेजा आपके ग्रुप में जहाँ से ये मैंने सारा टॉपिक आपको पढ़ाया है। उसमें हमारे पास क्या है, कस्टमाइजिंग प्लगइन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये मेन टॉपिक था हमारा, ठीक है। मैनेजिंग कैसे करते हैं, कस्टमाइजिंग से मुराद मैनेजिंग। अब उसमें क्या होता है, प्लगइन्स को फाइंड कैसे करते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद प्लगइन को कंपैटिबिलिटी क्या होती है वो हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लगइन का फेवरेट क्या होता है, फेवरेट किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लगइन्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व हो रहे थे। मैनुअल था, मैनुअल के बाद प्लगइन के पेज से ऑटोमेटिक से भी कर सकते थे, बल्क भी अपडेट कर सकते थे। उसके बाद मैंने फाइल जिला का भी आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लगइन्स को आप अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास आ गई हैं, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप लोग ओवरवेल्म हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि आज कवर हो चुका है, ठीक है। स्टे काम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इश्यूज़ में होंगे तो ये आपको इनका आइडिया होना चाहिए। तो ये प्लगइन अपडेट कैसे हो रहा है, अनइंस्टॉल कैसे करें, फिर उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, तो उसकी सपोर्ट कैसे लेंगे, तो ये सारा टॉपिक जो है आज आपको मैंने कवर करवाया है। सो अगेन